Alright guys, welcome to your ATP Stars Super Learning Platform. My name is Ritesh Dahiya और इस सेक्शन में हम करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर, ये आपके चैप्टर्स हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव्स. उसके बाद हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर फिजिक्स, रेडियो एक्टिविटी की, और उसके बाद सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट की. नाउ आप अगर मेंस के एग्जाम के हिसाब से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. एक सवाल आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव्स मिला के आ रहा है, एक सवाल आपका न्यूक्लियर फिजिक्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर से डेफिनेटली आएगा, और एक आपका सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट से आएगा. तो मिनिमम 3 सवाल के लिए आज की क्लास है. हो सकता है 4 भी आपको इस एग्ज़ाम हॉल में इन सारे चैप्टर्स को मिला के देखने को मिल जाएं. सो पूरे ध्यान से सुनिएगा. आई अंडरस्टैंड एग्ज़ाम एकदम बिल्कुल आपके नाक पे आ गया बिल्कुल. एग्ज़ाम अब कुछ लोगों का तो कल ही है, कुछ लोगों का और 2-4-5 दिन में है. सो यहाँ पे यूजुअली मैं कहता हूँ हमेशा पेन पेपर लेके बैठे, नोट्स बनाए एंड ऑल दैट. बट व्हाट आई हैव डन इज़ जितने भी इसके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, वो सब मैंने स्लाइड पे लिख दी है. इसके बाद आपको जो लेक्चर्स का PDF मिलेगा, उसको भी एक बार देख लेना. उसमें सारे फॉर्मूले जो आपको चाहिए मैंने वहाँ पे आपके लिए लिख दिए. मेंस के एग्जाम के लिए इट शुड बी सफिशिएंट. ऑलराइट, सो विदाउट फर्दर एड्यू लेट्स स्टार्ट. सो अच्छा, इसके बाद एक EM वेव्स भी है इसमें. ठीक है, पक्का 4 सवाल आ रहे हैं अब तो. यहाँ पे 4 सवाल हैं इसके. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अपने क्वांटम थ्योरी की बात करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक और मैटर वेव्स की बात करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी हम ये कहते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन पैकेट ऑफ क्वांटा, या फिर आपके फोटॉन्स के टर्म में लाइट ट्रेवल करती है. दिस इज व्हाट क्वांटम थ्योरी से. ये क्वांटम थ्योरी कहती है फोटॉन पे उस पर ट्रेवल करती है. ना अब ये समझते हैं फोटोन है क्या भला. फोटोन उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं, तो न्यूटन स्टार्टेड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पॉस्कुल्स जब उसने 1675 में 1675 में ही गिव हिज कॉर्पॉस्कुलस थ्योरी. और देन ही स्टार्टेड कि वहाँ से लाइट जो है वो मोमबत्ती की लाइट, ऑफ कोर्स टाइम पे बिजली नहीं थी. सो ही स्टार्टेड हिज थ्योरी विद दैट, और उसी को कुछ बेस बनाते हुए, नॉट एवरीथिंग फ्रॉम दैट थ्योरी, उसी को बेस बनाते हुए हमने इनफैक्ट आइंस्टीन स्टार्टेड दिस कि हमने फोटोन से स्टार्ट किया. और क्वांटम थ्योरी जो है वो आपकी इन फोटोन के ऊपर बेस्ड है. एंड वी से कि फोटोन ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0. फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, और फोटोन जिम्मेदार है लाइट को यहाँ से वहाँ तक, आपकी आंखों तक या जहाँ भी चीज़ें, जहाँ तक भी रोशनी है वहाँ तक कुछ भी अगर दिख रहा है उसके लिए फोटोन जिम्मेदार है. देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन कंजर्वेशन. ऑल द फोटोन्स ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पोजेसेस द सेम एनर्जी. तो अगर हम देखेंगे कि अगर एक फोटोन की बात करेंगे, एक पर्टिकुलर फोटोन की वेवलेंथ है, हम कहते हैं ऑल द फोटोन्स ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ. तो हम कहते हैं, मान लीजिए फोटोन है 5000 एंगस्ट्रॉम का, तो जितने भी फोटोन होंगे जिनकी वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम है, उन सब की एनर्जी और मोमेंटम आपका सेम होएगा. राइट, कितना होएगा? अगर हम ये कहते हैं इफ़ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इम्प्लाइज इंक्रीज इन नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉसिंग अ गिवन एरिया पर सेकेंड. ये सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अपने को काम आएगा. ये फोटोन थ्योरी है. व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज इट्स प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स, बट आपकी वेलोसिटी और लैम्डा वहाँ पे चेंज हो जाता है. ये आपकी फोटोन की प्रॉपर्टीज़ हैं. तो हमने क्या क्या देखा, फटाफट एक क्विक रिव्यू इसका. सबसे पहले कि फोटोन जो ट्रैवल करते हैं स्पीड ऑफ लाइट से. दूसरा है रेस्ट मास फोटोन का 0 है. तीसरा हमने बात की कि फोटोन कंजर्वेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है. हो सकता है 1 लाख फोटोन आपकी फोटो इलेक्ट्रिक की जब बात करते हैं, हो सकता है 1 लाख फोटोन आ रहे हो, और वहाँ पे हो सकता है वो फोटोन जो है कुछ कंबाइन हुए, कुछ से की वजह से तो आपके इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, तो वहाँ पे हम फोटोन कंजर्व नहीं करेंगे. देयर इज नथिंग कॉल्ड फोटोन कंजर्वेशन. और फोटोन है, उनके साथ आपका फ्रीक्वेंसी और लैम्डा अगर फिक्स्ड है तो उसकी एनर्जी फिक्स्ड होएगी. राइट, उसके बाद हम कहते हैं इंक्रीज, अगर हम फोटोन जो आ रहे हैं उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देंगे, इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन. अगर हमने जो रेडिएशंस आपके आ रहे हैं उसकी इंटेंसिटी अगर हमने बढ़ा दी, इसका मतलब ये है कि आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए. दैट डज नॉट मीन, बाय द वे, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उन हर फोटोन की एनर्जी बढ़ गई. इंटेंसिटी बढ़ाई तो क्या किया हमने हर फोटोन की जो नंबर ऑफ फोटोन आ रहे थे वो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा दिए. नेक्स्ट हम कहते हैं व्हेन लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम जब ट्रेवल करती है, उस टाइम पे आपकी फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, बिकॉज वो आपके सोर्स पे डिपेंड करती है. वो आपकी वेलोसिटी और लैम्डा उस मीडियम में चेंज होएगा. नाउ ये जो एनर्जी की बात कर रहे हैं और मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो फोटोन का मोमेंटम हम लिखते हैं P विल बी इक्वल टू h बाय लैम्डा. इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट इसके ऊपर सवाल बनते हैं. सो हम कह रहे हैं कि आपका मोमेंटम इज P इज इक्वल टू h बाय लैम्डा. h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है 6.62 × 10⁻³
और इसकी यूनिट भी ध्यान रखना जूल सेकेंड। फोटोन आपका एक एनर्जी का पैकेट है और उस एनर्जी को लिखते हैं E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। ये आपकी फोटोन की हम एनर्जी डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो उसका मोमेंटम हो गया, इसको ध्यान रखना है h बाय लैम्डा, और आपकी एनर्जी हो जाएगी एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। ये आपका फोटोन की बात हो गई। अगेन यहाँ पे कुछ ऐसे सवाल पूछे हुए हैं, ऑल दो हम कहते हैं कि फोटोन का मास नहीं होता है, रेस्ट मास उसका जीरो है, बट फिर भी कई बार आपसे ऐसे सवाल पूछे हुए हैं कि अगर फोटोन का मास होता तो कितना होता। हमने क्या किया, यहाँ पे एनर्जी को आपका इक्विवेलेंट लिखा mc स्क्वायर, ये आपकी एनर्जी हो गई। फोटोन की एनर्जी हमने यहाँ पे लिखी h म्यू एच सी बाय लैम्डा, उन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। उससे हमने कहा कि अगर होता, फोटोन का मास है नहीं बट अगर होता तो आपका एच एफ फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय सी स्क्वायर या फिर h बाय सी लैम्डा होता अगर उसका मास होता। तो हमने क्या किया है, ये जो एच एफ आपकी फ्रीक्वेंसी है इसके, या फिर E इज इक्वल टू आप जो हमने बात की एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, इससे इक्वेट कर दिया mc स्क्वायर और उसको मास की हमने वैल्यू दे दी, है नहीं बट दे दी यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखना जस्ट फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। चलो बेटा नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपकी एनर्जी की जो यूनिट है उसकी। नाउ इसको देखना, इलेक्ट्रॉन की दुनिया में जब हम बात करते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जब बात कर रहे हैं, एटॉम्स की उसके बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जूल आपकी बहुत बड़ी एनर्जी है, ठीक है। एक जूल इस दुनिया में बहुत बड़ी एनर्जी है। सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव डिफाइंड अनदर यूनिट जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, उसको हम कहते हैं आपका एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ इसको ऐसे लिखना, हो क्या रहा है यहाँ पे, इसको मैं समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए आपने एक बैटरी लगाई, V वोल्ट की बैटरी है, और मान लीजिए यहाँ पे Q चार्ज है, तो जैसे ही आपने इस V वोल्ट की बैटरी को यहाँ पे ऑन किया, इस Q चार्ज को कुछ एनर्जी मिलेगी और ये आपका अब कैथोड और एनोड वाला सीन बन गया। तो ये चार्ज यहाँ से यहाँ भागेगा, वो जब भागेगा तो इसको जो एनर्जी मिली, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में और करंट में पढ़ा हुआ है कि उसकी एनर्जी विल बी इक्वल टू QV। इतनी एनर्जी आपको मिल जाएगी, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज, ये एनर्जी हो जाएगी। नाउ ये एनर्जी जाएगी कहाँ, दिस विल बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब वो भागना चालू करेगा यहाँ से वहाँ तक इस काइनेटिक एनर्जी से। तो आपसे इस तरह के सवाल भी पूछे हुए हैं यहाँ पे कि हमने 10 वोल्ट या 50 वोल्ट दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, हीलियम है, या फिर आपका अल्फा पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो उस केस में आपको Q पता है, V पता है, M पता है, V की वैल्यू बतानी है, ठीक है। सो ये इस तरह के सवाल है। कोई पूछ ले काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू होगी आपकी QV, बिकॉज यही एनर्जी हमने यहाँ प्रोवाइड की है, ठीक है। फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन हम यहाँ पे जो भी हम बात कर रहे थे, हम यहाँ कहते हैं कि एनर्जी जो आई अपनी, उसको हमने लिखा था एच सी बाय लैम्डा। नाउ एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34, सी की वैल्यू आई आपकी 3 इंटू 10⁸, और यहाँ पे उसको फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो वो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी लंबी कहानी एग्जाम हॉल में करने की वजह है, व्हाट वी हैव डन इज हमने यहाँ पे एक शॉर्ट तरीका निकाला हुआ, एग्जाम हॉल में बहुत काम आता है, इसको ध्यान रखना। हम कहते हैं कि E इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा, और लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में रखना है। तो अगर आपकी वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम है, 4000, 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू आपने 6000 रखनी है। 10⁻⁻4 ऑलरेडी, सॉरी 10⁻⁻10 ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ है, तो इसमें वैल्यू रख दोगे तो आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी। सिमिलरली अगर एनर्जी दी हुई है, लैम्डा निकालना है, सो लैम्डा विल बी इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे रखी है, इसको आप डिवाइड कर दें 12400 डिवाइड बाय 2, जो भी वैल्यू दे रखी है उससे आपकी लैम्डा आ जाएगी, और लैम्डा की वैल्यू आएगी आपकी एंगस्ट्रॉम में। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको ध्यान रखना, बहुत काम आती है एग्जाम हॉल में। राइट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे हम बात करते हैं नंबर ऑफ एमिटेड फोटोन। नाउ बिफोर वी वन स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैं समझाना चाह रहा हूँ सो दैट एग्जाम के लिए आप तैयार हैं यहाँ पे, ठीक है। सो हम कहते हैं नंबर ऑफ एमिटेड फोटॉन्स जो होंगे आपके पर सेकेंड फ्रॉम अ सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ये आपकी लैम्डा दी हुई है और पावर P दी हुई है, उसको आप ऐसे लिखते हैं नंबर ऑफ फोटोन विल बी इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल एनर्जी ऑफ एवरी फोटोन। तो हम कहेंगे कि आपके कितने नंबर ऑफ फोटोन निकले, टोटल पावर डिवाइडेड बाय आपकी टोटल एनर्जी, पर यूनिट टाइम आपको पता चल जाएगा कितने वहाँ पे पर सेकेंड कितना नंबर एमिट हुआ है। इसी को आपने E को फिर डिपेंडिंग ऑन डेटा कौन सा दे रखा है, तो E को आप HF लिख सकते हैं, F आपकी फ्रीक्वेंसी है, या फिर HC बाय लैम्डा लिख दोगे तो HC बाय लैम्डा हो जाएगा। अगेन यहाँ पे HC और लैम्डा को उसमें कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वो वाला फॉर्मूला आपको काम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है उसको हम कहते हैं एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर, जो आपका वो है
उसको हम कहते हैं वो आपकी इंटेंसिटी है। नॉर्मली पर सेकेंड दिस कॉल्ड इंटेंसिटी या फिर एनर्जी का फ्लक्स है। कैलकुलेट कैसे करते हैं ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि I इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये आपकी इंटेंसिटी होगी, ठीक है। और एनर्जी पर यूनिट टाइम को आप पावर भी कहेंगे, तो इंटेंसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड पावर पर यूनिट एरिया। एट अ डिस्टेंस, ये बात अपने को पता है कि पॉइंट सोर्स अगर है आपका, इसकी चर्चा हम काफ़ी चैप्टर्स में कर चुके हैं, बट एक बार फिर याद दिला देता हूँ कि बेटा अगर आपका कोई पॉइंट सोर्स है और आप यहाँ से r डिस्टेंस पे जाते हैं तो इंटेंसिटी आपकी 1/r² से कम हो जाती है। यही फैक्टर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में पढ़ा था कि आपकी फील्ड की वैल्यू 1/r से कम हो जाती है। अगर यही आपका लाइन सोर्स है तो वहाँ पे आपकी इंटेंसिटी जो है वो 1/r के प्रोपोर्शनल होती है। ये वाली सारी कहानी है। तो इंटेंसिटी जो है आपकी पॉइंट सोर्स मानेंगे हम यहाँ पे, तो आपका 1/r² से इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो 1 मीटर बाद और 5 मीटर बाद अगर देखेंगे इंटेंसिटी, तो 1 मीटर बाद अगर I है, 5 मीटर बाद I/25 हो जाएगी इंटेंसिटी। दिस इज हाउ इंटेंसिटी ड्रॉप्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट क्या है आपका, व्हेन रेडिएशन लाइट और या फिर आपकी अल्ट्रावायलेट एक्सरेज या फिर गामा रेज ऑफ सम ऑप्टिमम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आर मेड। हमने क्या किया कि ये आपकी मान लीजिए मेटेलिक सरफेस है, बहुत साल साइंटिस्ट इस पर परेशान रहे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता कब है और कैसे है और उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। Then in 1905 Einstein gave his famous equation for which he got his Nobel Prize as well, जहाँ पे उसने समझाया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो एक्चुअली है क्या और कैसे होता है। सो सिनेरियो ये है कि ये आपकी सरफेस है, मेटेलिक सरफेस है, इसके अंदर आपके एटम है और उस पर आसपास न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, वो सारी कहानी चल रही है। आपने यहाँ पे गिराया फोटोन, राइट। फोटोन आपने यहाँ जब गिराया तो यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन एमिट हुए। वो इलेक्ट्रॉन एमिट होना हर लाइट के लिए, और उसकी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, भी उसी डिटेल में बात करते हैं। फॉर सम ऑप्टिमम वेवलेंथ, ठीक है, इसको ध्यान रखना, वर्ड ऑप्टिमम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आर मेड इंसिडेंट ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट फ्रॉम द सर्फेस, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पे एक वेव फंक्शन, आपका जो वर्क फंक्शन आता है वो मेटेलिक सरफेस का, पहले मैं समझा देता हूँ फिर उसकी थ्योरी देखेंगे। सिनेरियो ये है कि यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन है, जो ये आपका न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन बाउंड है, मेटेलिक प्लेट है तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है। अगर हाइड्रोजन लोगे तो एक ही बेचारा गोल 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 घूम रहा है, पर अगर यहाँ देखोगे तो मेटल है तो अबंडेंस है आपके इलेक्ट्रॉन्स की। फोटोन जब उसके ऊपर गिरे तो उसको इलेक्ट्रॉन एमिट करने के लिए, इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए। तो एक फोटोन हम ये कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ही एमिट कर सकता है। तो वो जो फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन से टकराया, उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने गेन की। अब इलेक्ट्रॉन कहता है जो मेरी एनर्जी का डेफिसिट है, जो बाइंडिंग एनर्जी मेरी न्यूक्लियस के साथ थी, उससे मैं मुक्त हो गया, मैं चला। तो उसको जो आपने एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी, उस एनर्जी की वजह से इट विल बी एमिटेड। तो यहाँ पे आपका वर्क फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, हर मेटल के लिए डिफाइंड है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू से आपकी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए हर फोटोन की, तभी वो फोटोन आपका इलेक्ट्रॉन एमिट कर पाएगा। अगर उसकी एनर्जी उससे कम है तो फोटोन आपका इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं कर पाएगा। उस चीज़ को जो मिनिमम वैल्यू है उसको हम यहाँ नाम देते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है। वर्क फंक्शन हम कहते हैं मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन जो है उसको आप HF0, मैं यूजुअली इसको V0 की जगह F0 लिखता हूँ फॉर द सिंपल रीजन, कंफ्यूजन नहीं रहता है कि वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी। तो ये आपकी वैल्यू हो गई HF0, या फिर उसको आप लिख सकते हैं hc/λ0। ये आपकी मिनिमम उसकी वैल्यू होनी चाहिए और हर मेटल के लिए डिफाइंड है। अगर कोई भी मेटल है तो उस मेटल के लिए डिफाइंड है कि भाई इसका वर्क फंक्शन कितना होएगा, एक्सपेरिमेंटली हमने वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है। और अगर इसको आपको कन्वर्ट करना पड़े तो अगेन ये hc/λ0 की जब हम बात कर रहे हैं तो hc को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1 2 3 4 5 या इसकी जगह 12400 आप बिंदास ये यूज़ कर सकते हैं। लैम्डा आप रख दें, अगर क्रिटिकल वेवलेंथ बोलते हैं इसको, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या क्रिटिकल वेवलेंथ, उसकी वैल्यू अपने को दी हुई है कि इतनी वेवलेंथ है, उससे आपका डायरेक्ट वर्क फंक्शन आ जाएगा। वर्क फंक्शन दिया हुआ है, उससे वेवलेंथ निकालनी है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलो नाउ फोटो इलेक्ट्रिक में आइंस्टीन की फेमस इक्वेशन फॉर दिस इक्वेशन ही गॉट हिज नोबेल प्राइज एज वेल। इक्वेशन सेज कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू HF माइनस वर्क फंक्शन, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू HF माइनस HF0। HF0 आपका वर्क फंक्शन है, अभी हमने यहाँ देखा।
या फिर इसको लैम्डा की टर्म में बात कर रहे हैं तो आप इसको कन्वर्ट करके एफ को कन्वर्ट करके सी बाय लैम्डा करके एच सी 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट इस पे भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस इज कि आपके जो फोटोन यहाँ पे गिरे, ठीक है, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए यहाँ से सरफेस से, ये उनकी मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी है। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट काइनेटिक एनर्जी बट दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी। ऐसे समझो कि मान लो उसको मिनिमम एनर्जी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो इलेक्ट्रॉन है उसे एमिट होने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए थी, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सम डेटा ले रहा हूँ मैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए थी। अगर आपने फोटोन दिया जिसकी अपनी एनर्जी 1.5 है, एक भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा बिकॉज मिनिमम 2 चाहिए। उसके बाद अगर मान लीजिए आपने 3 से आपके फोटोन आ रहे हैं जिनकी इंडिविजुअल एनर्जी 3 है, तो पोटेंशियली दे कैन नॉकआउट, वहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करवा सकते हैं। तो वो जब आपका 3 का फोटोन यहाँ पे आया, 2 की एनर्जी इसको चाहिए थी, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इस केस में हो गया ये 3। तो जो आपने प्रोवाइड किया माइनस वर्क फंक्शन आपका 2 है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विल बी इक्वल टू 1। नाउ दैट डज नॉट मीन कि हर इलेक्ट्रॉन जो आएगा उसकी एनर्जी 1 होगी, बट दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। ये आपकी दिस इज व्हाट दिस इक्वेशन सेज। नाउ इस इक्वेशन का अगर आप ग्राफ देखेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग ग्राफ पे सवाल बनते हैं इस पे। इस इक्वेशन को अगर आप ग्राफ देखेंगे काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के टर्म में, तो ये ग्राफ आपका बन जाता है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी के टर्म में। नाउ ये बात अपने को पता है, इस ग्राफ को अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपका स्लोप तो पॉजिटिव और इंटरसेप्ट आपका नेगेटिव है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा कि ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है और ये ग्राफ आपका ऐसा आएगा। इसका ग्राफ का मतलब क्या, आप इसकी कहानी समझते हैं। ये आपका ग्राफ है और यहाँ पे आपका ये इंटरसेप्ट की वैल्यू आएगी, और इंटरसेप्ट की जो वैल्यू आती है वो एक्चुअली दैट इज नथिंग बट योर वर्क फंक्शन। अगेन यहाँ पे अपने सिलेबस में हम ये कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। नोटिस करना, मैंने यहाँ पे डॉट 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 बनाया है फॉर द सिंपल रीजन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी है, इट शुड बी पॉजिटिव। ये सिर्फ आपको इंटरसेप्ट की वैल्यू बता रहा है, काइनेटिक एनर्जी आपकी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, इस पे इसके ग्राफ्स हैं उसकी बात करते हैं और कौन कौन से ग्राफ बनते हैं। मैं आपको एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझाता हूँ और उसके ग्राफ्स की बात करते हैं फिर। ऑलराइट, सबसे पहले तो अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझते हैं, ठीक है। सो दिस इज माय सेटअप, फटाफट मैं समझा देता हूँ आपको। ये आपका सेटअप है, ये आपकी मेटेलिक प्लेट है, उस प्लेट को हमने ऐसे लगाया हुआ है, मान लीजिए बैटरी है ऐसे करके, और हमने ऐसे लगाया हुआ है, ये आपकी कैथोड एनोड, यहाँ पे आपके फोटोन आ रहे हैं, इस पे हिट कर रहे हैं, फोटोन यहाँ हिट करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। इस V का जो काम है, ये जो हमारा V है, इस V का काम है आपके फोटॉन्स को, जो आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एमिट हुए हैं उनको यहाँ से यहाँ तक लेके जाना, ठीक है। तो लेट अस से पहले हमने इसको नहीं लगाया हुआ, कनेक्शन नहीं किया हुआ, यहाँ पे आपके फोटोन आगे टकरा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी यहाँ से एमिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, लेट्स से दैट, उस सिनेरियो की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका एक ग्राफ बनता है जिसको हमने कहा आपका I वर्सेस I का ग्राफ, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको यहाँ बनाते हैं, ये I वर्सेस I का ग्राफ, ठीक है। तो आपकी ये इंटेंसिटी है, जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी I, ये आपकी इंटेंसिटी है और ये आपका करंट है। तो हमारी जो एक इंटेंसिटी थी उसके बीच में जो रिलेशन है वो आपका ये रिलेशन आएगा, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन आती है। इस ग्राफ को ध्यान रखना, फॉर द सिंपल रीजन हम कह रहे हैं कि इंटेंसिटी जो थी वो हमने डबल कर दी। जैसे आपने इंटेंसिटी डबल की, करंट आपका डबल हो जाएगा। इंटेंसिटी आपने 5 टाइम्स की, करंट आपका 5 टाइम्स हो जाएगा। इसका कारण ये है जो अभी हमने बात की थी कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो उस केस में आप अपने नंबर ऑफ लायक फोटोन जो हैं, जो केपेबल फोटोन है, जो आपके इलेक्ट्रॉन एमिट कर सकते हैं, उनकी मात्रा डबल कर रहे हैं। डबल आपने वो कर दी तो लाइकली है, हम यहाँ पे अपने सिलेबस में कहते हैं कि अगर आपके 1 लाख फोटोन आ रहे थे और मान लो 100 इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे, 2 लाख फोटोन आएंगे तो हम कहेंगे उससे डबल फोटोन हो जाएंगे, दैट्स इट, ठीक है। हम इसको डायरेक्ट मानते हैं, प्रैक्टिकल नहीं है। कल तो इतने हुए थे, आज इतने हो रहे हैं, ऐसा कोई गारंटी नहीं। वो मेटल की प्लेट है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, उसका बिहेवियर है, ठीक है। बट हम यहाँ एवरेज बिहेवियर मानते हैं, तो हम कहते हैं कि इंटेंसिटी हमने डबल की, करंट आपका डबल हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने V लगाया, ठीक है। V को अब हमने क्या किया, यहाँ पे V की वैल्यू बढ़ाई। हमने कहा कि भाई जितने भी आपके करंट यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अगर मान लो यहाँ से यहाँ जाने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए और कोई अगर 4 एनर्जी लेके आया तो रास्ते में रुक जाएगा, वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। हमने कहा अगर एक भी इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुआ है उसको हम पहुँचा के रहेंगे। सो दिस व्हाट वी डिड, हमने दूसरा ग्राफ बनाया यहाँ पे और हमने उस ग्राफ में कहा कि भाई इस V की जो वैल्यू है
एक काम करते हैं, यहाँ बनाता हूँ इसको, इनफ जगह मिलेगी ऑनलाइन। हमने कहा कि ये आपका ग्राफ हम ऐसे बना रहे हैं। हमने कहा कि इस केस में जितने भी आपके V है, हम ये V की वैल्यू दे रहे हैं और उसके बाद हम यहाँ पे करंट देखेंगे ये ग्राफ कैसा है। तो पहले आपका यहाँ पे ऐसे करंट आ रहा था, उसके बाद हमने V की वैल्यू बढ़ाई और बढ़ाई और बढ़ाई और आपका उसके बाद करंट बढ़ा 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 और एक सर्टेन वैल्यू पे जाके रुक गया। इसको आप आई सैचुरेशन करंट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो नेचुरली अपने आप फोटोन निकल रहे थे, इस V का पर्पस आपके इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं था। इस V का पर्पस था कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हल्की सी भी मान लो कम है, उसको यहाँ से वहाँ तक लेके जाना है। तो वो एनर्जी यहाँ से वहाँ तक पहुँची। उसके बाद क्या हुआ कि जब एनर्जी यहाँ तक पहुँच गई, उसके बाद जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन एमिट करवा सकते थे, उस लिमिट तक जब हम पहुँच गए, उसके बाद करंट आपका इंक्रीज नहीं होएगा एंड दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। उसके बाद हमने लिए इससे और पंगे। हमने कहा कि चल ये हो ही रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको ना पकड़ के V को उल्टा कर देते हैं। V को उल्टा करने का हमारा मकसद ये था कि इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं ना, लेट अस मेक श्योर एक भी ना पहुंचे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस V को ये ना करके अब हमने क्या किया, V ऐसे उल्टा कर दिया। ठीक है, V की पोलैरिटी उल्टी कर दी। तो इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉन को रोक रहे हैं कि भैया एक भी ना पहुंचे वहां तक, और जो सबसे बड़ा योद्धा होगा जिसकी मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी आ रही होगी, उसको हम जानना चाहते हैं उसकी वैल्यू क्या है। इसका जो हमने ग्राफ बनाया, अब ये V हम नेगेटिव साइड पे ले रहे हैं, इसका ग्राफ का यहाँ जाके आया और ये जो मैक्सिमम वैल्यू आती है इसको आप बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल होएगा आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के, जो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन लेके निकला होगा, सच दैट उसको यहाँ तक जाने के लिए हमें मैक्सिमम पोटेंशियल लगाना पड़ा। इसके ऊपर भी आपके डायरेक्ट सवाल बनते हैं, तो ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो आएगी उसको हम लिखते हैं EVS। E आपके इलेक्ट्रॉन का चार्ज और V आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे तो और भी आसान हो जाता है। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम उसी के बराबर आया थी, उतना ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आपके ग्राफ्स हैं, इन ग्राफ्स को ध्यान रखना। ठीक है, इसके ऊपर सवाल बनते हैं और ये सिनेरियो मेरा ख्याल है आपको समझ में आया होगा। इसी में एक और सिनेरियो और बना लेते हैं कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे अब क्या किया, ओके, अब हमने क्या किया कि मान लो इंटेंसिटी बढ़ा दी। हमने इसी सिनेरियो में कहा कि ये I1 इंटेंसिटी के लिए ये था, अब हमने I2 इंटेंसिटी कर दी। I2 इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ लायक फोटोन जो है उनकी संख्या हमने डबल कर दी, लेट से 1.5 कर दी, 1.5, 1 वटएवर है ना, नंबर बढ़ा दिया। उस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका सेम रहेगा, लेकिन ये ग्राफ आपका यहाँ ऐसे हो जाएगा, सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। जो आपका बिना, जो I0 आपका करंट आ रहा था बिना V लगाए, उस I0 की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अगेन नॉट टू स्केल, बट ये वैल्यू क्या है, आइडिया क्या है, बढ़ जाएगी आपकी वैल्यू, सैचुरेशन करंट की भी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अगर कोई पूछे यहाँ पे आपसे कि ये I1 है और I2 है, तो इस केस में आपका I2 विल बी ग्रेटर देन I1, बिकॉज इंटेंसिटी बढ़ाई तो करंट आपका बढ़ जाएगा। वो हमने उस ग्राफ में एनीवे देखा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। Now, important things to notice from the experiment, it says higher incident frequency means more energetic photon। तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई या लैम्डा कम की, इसका मतलब ये है कि हर इंडिविजुअली फोटोन जो आप लेके आ रहे हैं उसकी एनर्जी बढ़ गई। और यहाँ पे उसकी वजह से आपके जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी। इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल इंक्रीज नंबर ऑफ फोटोन। तो अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ाई है तो आपके नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएंगे और उसी रेशो में आपके एमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, लेकिन उनकी एनर्जी नहीं बढ़ेगी। इस चीज़ को ध्यान। अलग, चलो इसके ऊपर सवाल करते हैं। पिछले साल आपसे नीट में पूछा गया सवाल, क्वेश्चन सेज 2020 का मेंस का सवाल है। क्वेश्चन सेज इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट द ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल V वर्सेस रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ ऑब्टेन्ड एज शोन इन द फिगर। एज द इंटेंसिटी, हमें पूछा गया एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज। अगर हमने यहाँ पे इंटेंसिटी इंक्रीज की तो स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन गेट्स मोर स्टीप, स्ट्रेट लाइन शिफ्ट्स टू द लेफ्ट, ग्राफ डज नॉट चेंज, या फिर स्ट्रेट लाइन शिफ्ट्स टू द राइट। नाउ ये जो भी हमने बात की आपकी, अगर इक्वेशन आपको ध्यान हो, हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, उसका आप ग्राफ बना रहे हैं और इसकी वैल्यू EVS के बराबर होएगी। दिस विल बी इक्वल टू, आप लिखोगे HC बाय लैम्डा माइनस HC बाय लैम्डा नॉट। तो अब अगर आपको ग्राफ बनाना है V और लैम्डा के बीच में, तो उसका ही जो ग्राफ बनेगा V और 1 बाय लैम्डा के बीच में जो आप ग्राफ बना रहे हैं, सो दिस ग्राफ विल बी इक्वल टू, इसकी फॉर्मेट होगी y इज इक्वल टू, ये हो गया आपका HC, ये वैल्यू आपकी m हो गई, मल्टीप्लाइड बाय C माइनस MX माइनस C आपके ग्राफ हो गया।
नाउ इस केस में हमें पता है कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटोन जो है वो तो बढ़ जाएंगे, लेकिन ये जो वैल्यू है आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, दैट विल नॉट चेंज। यहाँ तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि ग्राफ डज नॉट चेंज। इस ग्राफ के स्लोप में, इस ग्राफ के आगे पीछे शिफ्ट होने में, इंटरसेप्ट में कोई फर्क नहीं आएगा इंटेंसिटी बढ़ाने से। अगर आपने इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी बढ़ा दी तो डेफिनेटली इसमें चेंज आएगा, पर अभी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो हेंस ऑप्शन 3 दैट वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 2020 के आपके मेंस के एग्जाम का सवाल है। इंटीजर टाइप है। क्वेश्चन से इज व्हेन रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज यूज्ड, जब हमने वेवलेंथ लैम्डा के अपने रेडिएशन यूज़ किए टू एलिमिनेट अ मेटेलिक सरफेस, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V। उस टाइम पे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल V है। व्हेन द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद द रेडिएशन वेवलेंथ ऑफ 3 लैम्डा, इस बार आपने 3 लैम्डा का वो इस्तेमाल किया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V/4। सो 3 लैम्डा हमने यूज़ किया, लैम्डा कम कर दी है, एनर्जी कम हो गई, थैंकफुली फिर भी फोटोन आपके निकल रहे हैं, पर उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो कम हो गया, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कम हो गई। इफ द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द मेटेलिक सरफेस इज n लैम्डा, अगर आपकी थ्रेशोल्ड की वैल्यू n लैम्डा है तो हमें बताना है n की वैल्यू क्या होगी। नाउ सिंपल सवाल है, इसको हम लिखेंगे जो अपनी आपकी आइंस्टीन की इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, उसको आप लिखेंगे EV। इस सवाल में EV की टर्म में बात करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू hc/λ माइनस hc/λ नॉट। इस इक्वेशन का हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस सवाल में। नाउ हमें दिया है कि जब हमने वेवलेंथ लैम्डा का इस्तेमाल किया तो यहाँ पे आपका EV जो आया उसका पोटेंशियल V था, तो आप इसको लिखेंगे EV इज इक्वल टू hc/λ माइनस hc/λ नॉट। लैम्डा नॉट की वैल्यू हमें लैम्डा की टर्म में बतानी है, ये पहला स्नैरियो। दूसरा स्नैरियो है कि जब आपने 3 लैम्डा का रेडिएशन यूज़ किए हैं तो ये V/4 हो गया, तो आप लिखेंगे EV/4 इज इक्वल टू hc/3 लैम्डा माइनस hc/λ नॉट। ये आपकी वैल्यू हो गई। अब हमें यहाँ पे लैम्डा नॉट की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, EV की सुपारी कर दे देते हैं, तो इसका मतलब या तो ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो या नीचे वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो दोनों साइड पे आपने 4 से मल्टीप्लाई किया मान लीजिए, तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। क्विक कैलकुलेशन का तरीका है, EV विल बी इक्वल टू, ये बनेगा आपका 4hc/3 लैम्डा माइनस 4hc/λ नॉट। ये इक्वेशन बनी, ये आपकी इक्वेशन 1, ये आपकी इक्वेशन 2, इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका EV लेफ्ट हैंड साइड पे उड़ जाएगा। सो इसमें से हम कर रहे हैं 1 माइनस 2, सो आपका लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया 0, विल बी इक्वल टू, यह आएगा आपका hc, कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा इस हमने क्या किया, एक काम करते हैं, सेकंड में से 1 माइनस करते हैं, सेकंड में से 1 माइनस करते हैं। सो इसमें से हम वो माइनस कर रहे हैं, तो ये अंदर बचेगा hc/λ आपने कॉमन लिया, तो ये बचेगा आपका 4/3 माइनस 1। उसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आप इसमें से इसको माइनस करें, माइनस कॉमन ले लेते हैं, hc/λ नॉट, और अंदर ये बचेगा आपका 4 माइनस 1, ठीक है। इसको हमें लैम्डा नॉट की वैल्यू बतानी है, तो इसको इधर ले आते हैं, hc आपका कैंसिल हो जाएगा। सो जो इक्वेशन बनेगी ये आपकी बन रही है, चलो पूरा लिख लेते हैं, 0 इज इक्वल टू hc/3, ये तो आया आपका hc/λ, और यहाँ पे बचेगा आपका 4/3 माइनस 1, तो ये आपका 1/3 बचेगा, तो ये 1/3 लैम्डा हो गया, 1/3 लैम्डा माइनस hc/λ आपने कॉमन ले रखा है, माइनस ये आएगा 4 माइनस 3, तो ये बच गया आपका 3 hc/λ नॉट। इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो आपका जो लैम्डा नॉट है उसकी वैल्यू इसको दे लेके आते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 9 लैम्डा, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। हेंस आपका जो n है दैट विल बी इक्वल टू 9, सो यहाँ पे आप 9 लिख देंगे, दैट विल बी आर इंटीजर वैल्यू ऑफ n। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई, मुश्किल नहीं होते, कभी कभी इक्वेशन से थोड़ा सा खेलना पड़ जाता है, 1 मिनट लगेगा, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ, आपके डी ब्रॉगली वेवलेंथ या फिर मैटर वेव्स की। सो डी ब्रॉगली वेव्स या मैटर वेव्स जो होती हैं, तो डी ब्रॉगली गिव दिस हाइपोथेसिस, जहाँ पे उसने कहा कि वेव एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल्स आर नोन एज डी ब्रॉगली वेव्स। सो डी ब्रॉगली गिव दिस हाइपोथेसिस कि जब भी मैटर ट्रैवल करता है, बाय द वे इसको इस बात से कंफ्यूज मत करना कि लाइट इज़ अ पार्टिकल, लाइट इज़ अ वेव, वो कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पे, लाइट का कोई लेना देना नहीं है मैटर वेव से। ये कहते हैं डी ब्रॉगली का जो आपका हाइपोथेसिस था, विच सेज कि व्हेनेवर मैटर मूव्स, जब भी आपका कोई मैटर मूव करेगा,
इट विल ऑलवेज प्रोड्यूस वेव्स, सो इट विल प्रोड्यूस मैटर वेव्स। और उसमें मैटर वेव्स को हमने यहाँ पे लिंक किया, लेंथ ऑफ मैटर आपकी जो डी ब्रॉगली वेव्स की मैटर वेव्स है उसको हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा कहा। और इस लैम्डा की जो वैल्यू आई, डी ब्रॉगली मैटर वेव्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मैटर वेव्स इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन द आपका मटेरियल पार्टिकल, उसके चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। और इसी वजह से आपकी ये कहते हैं कि आपकी हर मैटर जो मूव कर रहा है उसके साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी मैटर वेव्स जो है वो इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होती हैं। सो अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो भी वेव प्रोड्यूस होंगी। आई एम श्योर आपने कुछ ऐसा लोग देखे होंगे अपनी लाइफ में कि जब वो मूव करते हैं कागज़ वागज उड़ाते हुए चलते हैं, बट दैट्स नॉट मैटर वेव्स, वो टकराते हुए चल रहे हैं, दैट्स सेपरेट। मैटर वेव्स ये है कि जब भी आपके पार्टिकल मूव करेंगे इट विल प्रोड्यूस वेव्स बिहाइंड इट, वो आपकी मैटर वेव्स कहलाती है। और ये आपकी जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं या जो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं वहाँ पे देखना आपके लिए काफ़ी वो हो जाता है लाइकली, बिकॉज इसकी जो वैल्यू आती है हम कहते हैं जो लैम्डा आएगी वो h/p होगी। h अगेन यहाँ पे आपका प्लैंक कांस्टेंट है और p को आप रखेंगे mv। तो m आपका क्योंकि बहुत छोटा होएगा आपके सब एटॉमिक पार्टिकल, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहे हैं और 10⁻⁻27 31 की उस रेंज में चला गया, इस वजह से लैम्डा की सिग्निफिकेंट वैल्यू आएगी और वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। तो दैट इज़ वाई ये वाला वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जब हम चलते हैं तो वो मैटर वेव्स हमें दिखाई नहीं देती हैं, बट अकॉर्डिंग टू द थ्योरी दिस वेव्स दीज आर एप्लीकेबल फॉर ऑल द मैटर, ठीक है। और अगेन चलो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है। अगेन डी ब्रॉगली गेव दिस हाइपोथेसिस, 2 साल बाद डेविसन और गर्बर दे डिड देयर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव इट, और दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट थ्योरी जिसको 2 साल के अंदर अंदर प्रूव हो गई और उसके बाद फटाफट उसको नोबेल प्राइज़ भी मिल गया। दिस वन ऑफ द फास्टेस्ट वन, ठीक है। और इसके बाद जो डेविसन गर्मर का एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में अभी मैं यहाँ डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मेंस में उसके ऊपर ज़्यादा कुछ पूछते नहीं है। उसके ऊपर ही जो रिजल्ट हैं इसके ऊपर सवाल आते हैं, ठीक है। एडवांस की जब बात करेंगे तो मैं आपको पूरा एलेबोरेट एक्सपेरिमेंट समझाऊंगा, वहाँ पे क्या है और वहाँ पे आपका वेव ऑप्टिक्स वाली और रे ऑप्टिक्स वाली भी कहानी लगती है, वो सब वहाँ पे बात करेंगे हमें ना, इंटरफेरेंस होता है वगैरह वगैरह। यहाँ जो आपको रिजल्ट ध्यान रखने हैं वो ये हैं कि आपकी जो अभी हम बात कर रहे थे इससे पहले हमने कहा था कि आपकी लैम्डा इज इक्वल टू h/p, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये पता होगा आपको, हमने लिखा लैम्डा इज इक्वल टू h/p। नाउ ये हमने मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है कि जो आपका p होता है उसको आप √2m_k के आपकी एनर्जी होगी उससे लिखते हैं। तो वही हमने जब यहाँ रिप्लेस किया तो ये आ गया 2m_k आपकी, या 2m_e जो भी उसकी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी होगी, ये वहाँ वैल्यू आ गई। और अगर आपका स्नैरियो है जो आपका एक्सपेरिमेंट था उसमें ये स्नैरियो है कि आपने एक बैटरी लगा के V वोल्ट की बैटरी लगा के Q चार्ज है उसको अगर एनर्जी दी है तो उसकी एनर्जी QV आएगी, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद हमने स्टैंडर्ड वैल्यूज है आपको ध्यान रखनी है, डायरेक्ट सवाल में सॉल्व करना है, बिकॉज यहाँ पे H, M और Q इसकी वैल्यू अगर आप एग्जाम हॉल में लगा के फिर वैल्यू निकालने लगेंगे तो टाइम बहुत लग जाता है। सो दिस इज वाई आई एम सेइंग ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। लैम्डा इलेक्ट्रॉन जो उसको हम लिखते हैं 12.27 या फिर इसकी वैल्यू एक्चुअली आती है दिस इज 150, so this is 150 √150 डिवाइडेड बाय √v, ये आपकी वैल्यू होती है। और √150 12.27 होता है। कुछ सवालों में तो डायरेक्ट वैल्यू दी हुई थी जहाँ पे आपका v जो दिया हुआ था 150 का मल्टीपल है, तो इसको ध्यान रखना। सिमिलरली ये फोटोन की, अल्फा पार्टिकल की और यहाँ पे गैस की वो है जहाँ पे हमें बात कर रहे हैं कि उसमें सारा डेटा जो जो रिक्वायर्ड था वो हमने डाल दिया। ये डेटा आपको ध्यान रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड मेक श्योर यू रिमेंबर इट बिफोर गोइंग टू योर एग्जाम हॉल। हो सकता है इसी पे एक सवाल आ जाए आपका। और अब इसके ऊपर एक सवाल करते हैं अपना। चलो अगला सवाल करते हैं। आपके 2020 के मेंस के एग्जाम में सवाल पूछा गया। क्वेश्चन सेज अ पार्टिकल इज मूविंग 5 टाइम्स एज फास्ट एज इलेक्ट्रॉन। तो आपका कोई पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन से 5 टाइम्स वेलोसिटी से मूव कर रहा है। द रेशो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस पार्टिकल की वेवलेंथ का रेशो एंड आपकी इलेक्ट्रॉन की उसका रेशो जो है वेवलेंथ का रेशो आपको दिया हुआ है इतना। हमें बताना है मास ऑफ द पार्टिकल इज क्लोज टू, हमें बताना है कि उस पार्टिकल का मास जो है वो लगभग कितना होएगा। नाउ डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें पता है कि लैम्डा को हम लिख सकते हैं h/p और उसको लिख सकते हैं h/mv। नाउ हमें क्योंकि यहाँ पे मास की कहानी करनी है तो हम यहाँ कह सकते हैं m विल बी इक्वल टू, इसको लैम्डा को दे आते हैं मास, so दिस विल बी इक्वल h/mv
लैम्डा वी आपकी कहानी होगी मास की। तो नाउ यहाँ मास का रेशो लिखेंगे, तो अगर हम कहें लैम्डा मास ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच आपका दोनों उसमें प्लैंक कांस्टेंट है, सेम रहेगा, लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सो दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय लैम्डा पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय वी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सो दिस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। बस यहाँ डेटा रख के आपकी वैल्यू आ जाएगी। सो मास ऑफ पार्टिकल जो है दैट विल बी इक्वल टू, नाउ या एम ई को हम इधर ले जाएंगे अगले स्टेप में। तो हमें जो दिया हुआ है वो है रेशो ऑफ पार्टिकल और उसकी जो वेलोसिटी का रेशो है वो लैम्डा का रेशो जो है वो दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाय 1.878 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -4 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी जो है उसकी आपकी पार्टिकल की 5 टाइम्स है, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो नाउ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है 10 टू द पावर -31 होता है, तो उसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सो इसकी वैल्यू आएगी, इसको आप लिखेंगे 9.11 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -31 डिवाइडेड बाय 1.878 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -4 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये आपका मास ऑफ पार्टिकल की वैल्यू हो जाएगी। ना जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू आती है, सबसे पहले तो आप 10 की पावर देख लें, ठीक है। सो वो 10 की पावर जो आएगी, ये आपका 4 है, ऊपर जाके 27 वाली रेंज पे आपकी वो पावर हो जाएगी, और नीचे आपका ये 5 से मल्टीप्लाई होके ये भी 9 पॉइंट समथिंग बचेगा। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आएगी आपकी 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -28। सो ऑप्शन 2 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑलराइट, इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये है कि अभी तक हम बात कर रहे थे यहाँ पे मेटल प्लेट और वो मैटर वेव्स उन सब के बारे में, अब हम यहाँ पे एटॉमिक दुनिया में जा रहे हैं। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज हैं। ओवर द ईयर्स लोगों ने अपने आप को सारे एक्सपेरिमेंट करके या पॉस्टुलेट करके बहुत सारी थ्योरीज दी हैं। उनमें जो प्राइमरली जो सबसे पहली है जिसके बारे में हम बात करते हैं, इट इज कॉल्ड डाल्टन्स आपकी एटॉमिक मॉडल। डाल्टन गेव दिस मॉडल जहाँ पे उसने कहा कि एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, ठीक है। उसने कहा कि सबसे छोटा एलिमेंट जो होगा वो आपका एटम है, उसको आगे फर्दर हम ब्रेक नहीं कर सकते, दैट वाज हिज असम्पशन। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल बोथ इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, व्हाइल एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज, दिस वाज द असम्पशन। जब ये आगे इसके बारे में कुछ ट्रिविया दे रहा हूँ, देयर इज अनदर साइंटिस्ट बाय द नेम ऑफ हिगिंस एंड ही सेज कि डाल्टन ने उसकी थ्योरी जो है उसको प्लेजराइज किया है, कि उसकी थ्योरी उसने चुराई है, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात डाल्टन की थ्योरी की ये है कि देयर इज नो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ कि डाल्टन ने ये थ्योरी कब दी है, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी पेपर्स जिसमें डाल्टन ने अपनी अलग अलग चीज़ों को लिखा हुआ है, बट देयर इज नॉट अ सिंगल थ्योरी या नॉट अ सिंगल प्रूफ जहाँ पे उसने ये सारी चीज़ें और जो इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें वो सारी एक साथ लिखी हों। सो बड़ा इंटरेस्टिंग है आपकी साइंटिस्ट वाली दुनिया भी। एनीवे, ये मॉडल आपका फेल तब हो गया जब जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट किए और ही फाउंड आउट कि भाई आपका जो सबसे छोटा मॉडल है वो आपका थॉमसन मॉडल पे, उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन ढूंढा तो वहाँ पे एटम इज पॉजिटिवली चार्ज, और ये आपका जे थॉमसन का जो मॉडल था, ही गेव कि आपका जो आपका वो जो न्यूक्लियस, आई मीन ही गेव दिस प्लम पुडिंग मॉडल, जहाँ पे उसने कहा कि जैसे खीर में आपके किशमिश और काजू रखे होते हैं या फिर तरबूज में बीज रखे होते हैं, उस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन में और सॉरी एटम के अंदर छोटी छोटी इलेक्ट्रॉन और बाकी चीज़ें रखी होती हैं। दिस इज व्हाट ही सेड। टोटल चार्ज आपका 0 है, सो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये आपकी थ्योरी थी। रदरफोर्ड ने जब अपने एक्सपेरिमेंट किए, आपके अल्फा स्कैटरिंग वाला आपको फेमस एक्सपेरिमेंट पता होगा, थ्योरी पोर्शन में फटाफट स्किप कर रहा हूँ। तो उस केस में रदरफोर्ड का जो आपका वो था, अच्छा इसका अचीवमेंट ये था कि सक्सेसफुली फिनोमिना ऑफ एमिशन फोटो, बाय द वे इसको हम वैसे वो कहते हैं थॉमसन के मॉडल को कि क्या मॉडल था प्लम पुडिंग, नाउ वी मेक फन ऑफ इट। बट अभी जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा 1905 में, आइंस्टीन वॉज एबल टू कम अप विद दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जो नोबेल प्राइज आइंस्टीन को मिला दैट वाज बिकॉज ऑफ जे थॉमसन मॉडल। उसी के मॉडल पे, जस्ट थिंक अबाउट इट, प्लम पुडिंग मॉडल पे ही आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उस टाइम पे समझाया गया था। अब तो हम उसके ऊपर और बहुत सारी कहानी कर लेते हैं, बट उस टाइम पे दैट वाज द प्रेवलेंट मॉडल। राइट, ये इसके सक्सेस था। फेलियर ये था कि कुड नॉट एक्सप्लेन, आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और रदरफोर्ड का जब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसके बाद आपका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो हुआ उससे हम आपका प्लम पुडिंग मॉडल फेल हो गया, ठीक है।
रदरफोर्ड गेव हिज मॉडल, ही अज्यूम कि आपका एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा पार्टिकल स्कैटर किए वगैरह वगैरह, और उस पर हमें पता चला कि एक न्यूक्लियस नाम का एक कोर है, वो कोर आपका पॉजिटिवली चार्ज है, उसकी वजह से आपके अल्फा पार्टिकल डाइवर्ट भी हो रहे थे, कुछ वापस भी आ गए, और बिल्कुल नो वो वाला पैटर्न अपने को देखने को मिला। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन ऑर्बिट सेम मैनर एज जैसे हमारे प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं। दिस वाज द असम्पशन। फेलियर क्यों हुआ मॉडल का कि अगेन फिर हाइड्रोजन लाइक अपना जो था उसको समझा नहीं पाया, ठीक है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ द मॉडल बिकॉज उस टाइम पे प्रेवलेंट जो आपकी थ्योरी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये कहती है कि जब भी आपका अगर कोई पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहा है वो आपकी वेव्स वो करेगा, इट विल रेडिएट, और उसकी एनर्जी 10⁻⁸ सेकेंड में एनर्जी खत्म हो जानी चाहिए। तो आपका इलेक्ट्रॉन 10⁻⁸ सेकेंड में अपनी सारी एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस का ब्रेक कर जाना चाहिए। रदरफोर्ड वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन और डिफेंड दिस थ्योरी बेस्ड ऑन दिस। हमने कहा भाई ये बड़ा अच्छा मॉडल नहीं है। नाउ उसके बाद आया बोर, ठीक है। नील बोर व्हाट ही डिड इज, अच्छा यहाँ पे कई बार एक कैलकुलेशन हो जाती है तो इसको ध्यान रखना। क्लोजेस्ट अप्रोच की हम बात करते हैं कि ये आपका न्यूक्लियस है, और ये आपका नॉर्मली सी बात नीट में तो आप सॉरी आपके मेंस में नहीं करते हैं, बट एडवांस में होती है, बट फिर भी यहाँ अगर आ जाए तो ध्यान रखना कि आपका अल्फा पार्टिकल आया और ऐसे होके वापस गया, इस चीज़ को हम बोलेंगे आपकी क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। क्लोजेस्ट अप्रोच कैसा होएगा कि जो भी उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो जाके आपकी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी ना। पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगी, ये जो आपका जो भी न्यूक्लियस है, लेट्स से उसके ऊपर ZE चार्ज है, और जो आपका अल्फा पार्टिकल आ रहा है उसके ऊपर 2E चार्ज है, दिस इज 2E, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन है आपका, इसका 2E चार्ज होएगा, तो सारी काइनेटिक एनर्जी उसकी आपकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इससे करके आपकी R0 की वैल्यू आ जाएगी। सो R0 की वैल्यू इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, जो डेटा दे रखा है उसके बेसिस पे आ जाएगी, ध्यान रखना। तो कभी ये टर्म आ जाए क्लोजेस्ट अप्रोच तो सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। कई बार एग्जाम हॉल में चमकता नहीं है करने को, बट नाउ यू नो, अब आपको पता है ऐसा करना है आपने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बोर ने अपना मॉडल दिया, तो बोर बहुत ही समझदार इंसान था, उसने देखा कि हाँ उसका मॉडल और जो रदरफोर्ड के मॉडल पे कमियां थी, बोर ने वो सारे पॉस्टुलेट ले लिए। बोर ने कहा कि भाई ये मेरा अजम्पशन है कि ऐसा होता ही नहीं है। तो पहला पॉस्टुलेट या 3 पॉस्टुलेट्स लिए। पहली चीज़ तो H लाइक एटम के लिए ही डिफाइंड है मॉडल। पहला पॉस्टुलेट लिया कि ड्यूरिंग रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है आपका, वो आपका प्रोवाइड करेगा आपका कोलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसका मतलब है Fe = mv² बार हो गया, Fe की वैल्यू आ गई, इससे आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। इससे आप V निकाल सकते हैं, इससे आप एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, और सब इससे आ जाएगा आपका। नेक्स्ट सेकंड पॉस्टुलेट उसने लिया कि ड्यूरिंग रेवोल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस, वो जो है अपना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन L could not have just any value, it can take up to those which are integral multiple of Planck constant divided by 2 pi। तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम होएगा, तो इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से कहीं नहीं घूम सकता है। ऐसा नहीं है उसका कहीं भी मन करेगा उस ऑर्बिट में घूम लेगा, वो सिर्फ और सिर्फ उस ऑर्बिट में घूमेगा जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम आपके इस फैक्टर के h/2 पाई जो आपका प्लैंक कांस्टेंट डिवाइड बाय 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय n की वैल्यू आप 1 2 3 4 रखते जाएंगे, उसके बराबर है, सिर्फ उन पे वो रोटेट कर सकता है। थर्ड पॉस्टुलेट यहाँ पे लिया कि वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑर्बिट इट इज इन स्टेबल स्टेट। उसका आपका जो ऑर्बिट है वो स्टेबल स्टेट पे है और वहाँ पे कोई एनर्जी रेडिएशन नहीं हो रहे हैं। जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वाले लोग थे कि वो एनर्जी रेडिएशन होने चाहिए, कहते हैं वो स्टेबल है, उसमें नहीं होंगे। ये हमने पॉस्टुलेट ही ले लिया, खत्म करो कहानी। इट एमिट्स एनर्जी रेडिएशन ओनली व्हेन इट मेक्स ट्रांजिशन। तो उसने कहा कि भाई रेडिएशन आपके सिर्फ और सिर्फ तब एमिट होंगे जब वो अपने इस ऑर्बिट से ऊपर या नीचे जाएगा, सिर्फ और सिर्फ तब आपके एमिशन रेडिएट होंगे, उस पर अपने वो ऑर्बिट पे कोई एमिशन एमिट नहीं होएगा इसका, ठीक है। अच्छा बाय द वे, ये चैप्टर मैं अपना जेई के पढ़ने के टाइम की बात बताता हूँ। जब मैं जेई की तैयारी कर रहा था, मुझे शुरू में लगा था क्या माँ थ्योरी वाला चैप्टर है, खत्म ही नहीं हो रही, बोल ही जा रहे हैं। एट द सेम टाइम जब बस थोड़ी सी देर बाद 1-2 स्लाइड और दे दो, उसके बाद जो सवालों की तादाद आती है यहाँ पे, और जो सवाल कैलकुलेशन वाले आते हैं, तो इसलिए इन पे ध्यान देना है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, ठीक है। इसको अगर स्किप कर दोगे वो सवाल पूरे उड़ जाएंगे, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे टाइम भी बिता रहा हूँ। ऑलराइट, इट एमिट्स रेडिएशन ओनली व्हेन इट मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल अपर ऑर्बिट टू अ लोअर ऑर्बिट होएगा। एनर्जी एमिटेड रेडिएशन इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द एनर्जीज। जो आपकी एनर्जी एमिट होगी, हाई से जब लो आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा, लो से ऊपर जाएगा तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी किसके बराबर होगी, उन दो लेवल के डिफरेंस के बराबर, ठीक है।
और ये आपके डिफरेंस को हमने यहाँ पे लिखा है, डेल्टा ई जो है उन दोनों का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जो उनका डेल्टा है वो N2 और N1 का जो एनर्जी लेवल है उसका डिफरेंस होएगा, और उसको आप HF और HC बाय लैम्डा के बराबर करेंगे। अभी सारी कहानी इन दोनों के ऊपर होने वाली है कि EN1 और EN2 क्या है, और जो आपके रेडिएशन एमिट होंगे उसको आप उसकी फ्रीक्वेंसी और प्लैंक कांस्टेंट या फिर HC बाय लैम्डा, लैम्डा उसकी वेवलेंथ, ऐसे लिख सकते हैं एनर्जी को। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे हम बात करते हैं बोर्स ऑर्बिट है, जो जो आपने अजम्पशन लिए थे अभी उनके बेसिस पे हमने कैलकुलेशन की है। डेटा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डेटा ये है कि आपका nth ऑर्बिट का जो रेडियस है वो 0.53 n² बाय जेड एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। z अगर आप हाइड्रोजन है तो 1 ले सकते हैं बिंदास, ठीक है। तो आपका 0.53 n² हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट के लिए आप n की वैल्यू रखते चले जाएं। r जो है आपका n² बाय जेड के प्रोपोर्शनल होएगा। और यहाँ पे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसकी ये वैल्यू आती है। डेटा फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और उसकी वैल्यू आप ये भी लिखते हैं 2.2 इंटू 10⁶ मल्टीप्लाइड बाय z बाय n। टाइम पीरियड जो आता है फिर आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपका टाइम पीरियड की वैल्यू सारे याद नहीं करने होते, बट कई बार एग्जाम हॉल में टाइम लग जाता है, तो जाना पहचान अगर दिखे तो हमेशा अच्छा रहता है कि हाँ भाई ये, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बोस ऑर्बिट है, अगर आप बात करेंगे nth ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होएगी, उसकी कैलकुलेशन ये है कि आप उसको लिखेंगे RCH, जिसको फिर रेडबर्ग एनर्जी बोलते हैं। ये सारी कैलकुलेशन आपने थ्योरी में पढ़ रखी है, मैं इसे फॉर्मूले याद करवा रहा हूँ आपको। और उसकी वैल्यू आएगी -13.6 मल्टीप्लाइड बाय z² बाय n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट। V छोटा हो गया, V बड़ा होना चाहिए ये इतने। तो ये डेटा ध्यान रखना, -13.6 मल्टीप्लाइड बाय z² बाय n², ये आपकी वैल्यू होगी। R आपका यहाँ रेडबर्ग कांस्टेंट है। एनर्जी और डिफरेंट एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजेनिक एटम जो है उसमें हम Z की वैल्यू 1 ले लेंगे, और ये आपका डेटा आता है, कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए आपको डेटा। पहले वाले की ऑर्बिट में आपकी एनर्जी होगी, इसी में हम Z की वैल्यू 1 रखे, N की वैल्यू रखे जा रहे हैं। और तो पहले वाला 13.6 आया, जब आपने N की वैल्यू 1 रखी, N की वैल्यू आपने रख दी यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, यानी कि 4 से डिवाइड हो गया, तो -3.4, -1.5, 0.85, 0.54, ये सारी डेटा की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। डायरेक्ट इसकी ज़रूरत आपको एग्जाम हॉल में पड़ती है, और यहाँ तक इनका डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। बाय द वे आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ याद होगा, बिकॉज केमिस्ट्री में भी सेम चीज़ आप वहाँ भी पढ़ते हैं। सो ये इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा ये आपका 10.4 आता है। उसको ध्यान रखना, इसमें से माइनस करो उसमें से माइनस करो तो प्लस माइनस की बात होती है वहाँ पे, ठीक है। ये आपके 6 लेवल की एनर्जी की वैल्यूज़ हैं, आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी एंड पोटेंशियल की। आयोनाइजेशन एनर्जी और पोटेंशियल, अगेन यहाँ पे फिर हम डेफिनेशन है, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम प्रेजेंट ऑर्बिट टू इन्फानाइट। तो आयोनाइजेशन एनर्जी है कि भाई इलेक्ट्रॉन को, जैसे हम वहाँ पे एस्केप वेलोसिटी की बात करते थे ग्रेविटेशन में, अब इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे देंगे भाग जा, ठीक है, पूरा यहाँ से वो हो जा, उसको आप कहते हैं इन्फानाइट तक लेके जा रहे हैं। तो एनर्जी कितनी, जितना भी उसका डेफिसिट है, अगर आपका डेफिसिट था -13.6 z² बाय n², उतनी ही एनर्जी दे दोगे तो भाग जाएगा वो। ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, उतनी एनर्जी आप दे दोगे तो वो आपका एमिट हो जाएगा। पोटेंशियल आयोनाइजेशन क्या होगा, इसी को आप ई का जो चार्ज है उससे डिवाइड कर दो, ये आपका पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। एक्साइटेशन एनर्जी और पोटेंशियल क्या होगा, इस केस में कहते हैं व्हेन एनर्जी इज गिवन टू एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, it jumps to higher energy level and this phenomenon is called excitation. आयोनाइजेशन में तो हम उससे बिल्कुल दफा कर रहे थे, निकल जाए यहाँ से बाहर, दोबारा ना लिखियो। एक्साइटेशन में हम क्या कर रहे हैं, उसका लेवल चेंज कर रहे हैं, और एक्साइटेशन आपका फाइनल एनर्जी का लेवल माइनस इनिशियल एनर्जी का लेवल होगा। तो पहले से तीसरे पे ले गए, पहले से पांचवें पे ले गए, दूसरे तीसरे या चौथे पे ले गए, तो ये आपका एक्साइटेशन का प्रोसेस है। आयोनाइजेशन इन्फानाइट पे ले गया उसको, ठीक है। सो ये आपका आयोनाइजेशन वाला और एक्साइटेशन का फर्क मेरा ख्याल है आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली इसका अगर पोटेंशियल की बात करोगे तो ई से डिवाइड कर लेंगे तो आपका एक्साइटेशन इसका पोटेंशियल आ जाएगा। चलो ना, यहाँ पे ये आपकी सीरीज़ है, आई एम श्योर ये आपको केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी याद होंगी, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए सारी सीरीज़। सो कोई भी आपके हायर उससे अगर हम फर्स्ट सीरीज़ पे आते हैं, इसको हम कहते हैं लाइमन, ठीक है। और उसके ऊपर जो है बेटा उसको हम कहते हैं, ये आपकी बामर सीरीज़ होएगी, पास्टन सीरीज़, ब्रैकेट, पी फंड, ये आपकी सीरीज़ हैं। ये भी आपको आई एम श्योर पता होगा कि सिर्फ बामर जो है वो आपकी विजिबल रीजन में होती है, बाकी सारी आपकी विजिबल रीजन में नहीं होती हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, डिफरेंट इसकी बात कर रहे हैं। तो लाइमन सीरीज़ है वो सब फाइनल आपके n=1 पे आ रही है, कहीं से भी चालू होके बामर 2 पे आ रही है, वगैरह वगैरह। ये लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिनिमम की वैल्यू है, ये उनका रेशो है, ये आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पे विजिबल रीजन सिर्फ ये वाला है,
ये वाला आपका अल्ट्रा वायलेट है, बाकी सारे आपके इंफ्रारेड रीजन है। इस टेबल को स्क्रीनशॉट ले लो, इसको एक बार ध्यान रखना, और एटलीस्ट ये नाम तो आपको पता होने चाहिए और ये वैल्यूज आपको याद होंगी, तो एग्जाम में सवाल सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, चलो मूविंग फॉरवर्ड। नाउ ये जो आगे हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए, दिस इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एमिटेड रेडिएशन। तो जो आपका एनर्जी रेडिएशन है जिसकी हम बात कर रहे थे कि अगर आपका हायर लेवल से लोअर लेवल आया है तो जो आपके रेडिएशन निकलेंगे उनकी एनर्जी कितनी होगी, उसको आप लिखेंगे डेल्टा ई विल बी इक्वल टू 2 1। ये 2 जो है, 2 मीन्स यहाँ पे फाइनल है, 2 मीन्स सेकंड से फर्स्ट पे नहीं आ रहे, हम यहाँ कह रहे हैं फाइनल और इनिशियल की बात कर रहे हैं। उसको आप लिख देंगे 13.6 जेड स्क्वायर। जेड अगर आप हाइड्रोजन लाइक वो ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। n1 स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। कंटस्ट होना चाहिए, इसके ऊपर पक्का सवाल आ रहा है आपका मेंस में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये तो आपकी एनर्जी हो गई, इसी को आप फ्रीक्वेंसी को लिखोगे डेल्टा ई इज इक्वल टू एच एफ, और उसके बेसिस पे आप इसको पकड़ के डिवाइड कर देंगे उस वाले को एच से, तो ये आपकी वैल्यू इस डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। एक और यहाँ पे सवाल होता है, अगर ये थोड़ा सा मैथ्स में आपके प्रोबेबिलिटी वाले उसमें हो जाता है, NC2 की वैल्यू हम निकाल रहे होते हैं, हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट, इट एमिट्स रेडिएशन विद वेरियस स्पेक्ट्रल लाइंस, और कितनी पॉसिबल है उसकी वैल्यू हम लिखते हैं Ne की n2 माइनस n1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय 2। ये आपकी कितनी स्पेक्ट्रल लाइन पॉसिबल है ये लिखते हैं। अगर आपका फर्स्ट ऑर्बिट पे आ रहा है तो उस केस में n की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 से 1 ये कैंसिल हो गया, आपका आएगा n2 मल्टीप्लाइड बाय n2 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, ये आपकी वैल्यू होगी। तो जहाँ से भी आ रहा है उससे आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अभी मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला काम नहीं कर रहा हूँ, यू नीड टू रिमेंबर दिस, अदरवाइज आपको पीएनसी अगर आती होगी तो डायरेक्ट एग्जाम हॉल में भी कर पाएंगे, बट इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला इट्स गोना बी गुड। चलो नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं बेटा, आपके मेंस का सवाल है। मेंस का सवाल है, क्वेश्चन सेज इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम n+1th लेवल टू nth लेवल। तो अब हम n+1th लेवल से n लेवल पे आए हैं और n की वैल्यू इज मच ग्रेटर देन, यहाँ पे आपको 1 दिया हुआ है। सवाल है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू, जो आपकी फ्रीक्वेंसी होएगी वो 1/n⁴, 1/n�3, n/2, 1/n स्क्वायर या 1/n किसके प्रोपोर्शनल होगी ये बताना है। पिछले साल आपसे मेंस में सवाल पूछा गया है। नाउ ये अपने को पता है, एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो आपका हमें क्या पूछा, फ्रीक्वेंसी। हम लिखते हैं बेटा डेल्टा ई विल बी इक्वल टू एच एफ विल बी इक्वल टू, आप इसको लिखेंगे -13.6 डिवाइडेड बाय ये आपका आएगा 1/n। हम यहाँ पे आ रहे हैं n+1 लेवल से n लेवल पे, तो ये आपका बनेगा n स्क्वायर माइनस 1/n+1 का स्क्वायर, ये आपकी इसकी वैल्यू आएगी। ना ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू h से डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी 13.6 बाय आपका h, ये प्लस वैल्यू होती है वैसे ही। ठीक है, विल बी इक्वल टू, नाउ इसको जब आप एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू बनेगी आपकी n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n+1 का स्क्वायर। ऊपर यहाँ पे आएगा आपका ये जो यहाँ वैल्यू बनेगी ये आपकी आएगी, इसको आप लिखोगे, चलो एक्सपेंड कर ही लेते हैं, n स्क्वायर प्लस 2n+1 माइनस n स्क्वायर। ठीक है, सो ये जो वैल्यू आएगी ये तो आपका कांस्टेंट है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं बट कोई लिख लेते हैं साथ के साथ। ये वैल्यू आएगी n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचा आपका 2n+1 डिवाइडेड बाय ये बनेगा आपका n, एक काम करते हैं इसका n जो बाहर ले आते हैं, ये बनेगा n⁴ और ये बनेगा आपका 1+1/n का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाले को भी अगर आप n से डिवाइड कर दें, प्रोपोर्शनलिटी देखनी है अपने को, सो ये तो इसको कांस्टेंट रख लो, ये तो कांस्टेंट है। ऊपर वाले का भी अगर आप n कॉमन ले लें तो ये बनेगा आपका 1+1/n। ठीक है, डिवाइडेड बाय n⁴ 1+1/n का स्क्वायर। ना क्योंकि ये n यहाँ पे 1 से बहुत छोटा है तो इसलिए हम इसको और इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं क्लोज टू 0 है, और या ऊपर n है नीचे आपका n⁴ है, तो दैट मीन्स आपका फ्रीक्वेंसी विल बी प्रोपोर्शनल टू n³। या आपका एक n और n4 से कैंसिल हो जाएगा, सो n⁴ ऑप्शन 2 दिस वुड बी द राइट आंसर।